IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, पिछले हफ्ते ये चंद्रयान 2 के बारे में कितनी चर्चा हुई, तो उससे रिलेटेड कुछ हमें भी डिस्कस करना चाहिए। हाँ, मतलब वो बेचारा विक्रम खो गया के ऊपर मैं कम से कम 3-4 कविताएं पढ़ चुका हूँ। अरे ये नहीं बात है। ठीक है, पर वैसे अंतरिक्ष में जब हम अनुसंधान की बात करते हैं तो इसरो के बारे में ही नाम ध्यान आता है, और हम लोगों ने इसके ऊपर एक एपिसोड भी किया था पवन के साथ, आपको याद होगा। लेकिन अब भारत में स्पेस के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन चुका है। कई कंपनियां हैं जो उपग्रह, रॉकेट, इमेजरी इत्यादि पे काम कर रही हैं, तो उस डायरेक्शन से चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान में सबको लगता है कि एक जैसा हम बोलते रहते हैं राइट, कि भाई सभी कुछ सरकार थोड़ी करेगी और हमको प्राइवेट स्पेस और इनिशिएटिव के लिए जगह बनानी चाहिए। और स्पेस में तो हमको यूजुअली लगता है कि प्राइवेट कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हाँ। और ये बहुत ही तेजी से हिंदुस्तान में ये चेंज आया है। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि 5-6 साल पहले अगर आप जाते और बोलते कि भाई ये स्टार्टअप स्पेस में काम कर रहा है, ऐसा सुनने को ही नहीं मिलता था। और अभी मतलब तुम तो थे ही, जो आप लोगों ने राउंड टेबल कुछ टाइम पहले की थी, वहां पे कम से कम 10 स्टार्टअप ऐसी थी जो सिर्फ स्पेस में काम कर रही थी। और मेरे ख्याल से कुल मिला के 20-25 तो हैं ही इंडिया में। बिल्कुल, हाँ, शायद उससे ज्यादा भी। तो उसी एक ऐसी ही स्टार्टअप से बात करते हैं जो रॉकेटरी पर काम कर रही है, और उस कंपनी का नाम है rocketeers.in। तो हमारे साथ है दिव्यांशु, जो को फाउंडर है इस कंपनी के, और हम बात करते हैं रॉकेटरी और स्पेस और प्राइवेट प्लेयर्स के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के स्पेस प्रोग्राम का भविष्य कैसा होगा। तो दिव्यांशु, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू प्रणय, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मेरे को अभी इस पॉडकास्ट के बारे में थोड़े दिन ही पहले पता चला, वही राउंड टेबल पे। हाँ। तो मेरे को लगा ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपने यूजर्स को, अपने आसपास के लोगों को और इंडिया में यंगस्टर्स को पता चले कि क्या क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, और किस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हम आज से सब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्पेस इंडस्ट्री ग्रो करे और बड़ी हो। बिल्कुल। तो दिव्यांशु, पहले तो आप अपने बारे में ही बताइए कि आप स्पेस में कैसे रुचि लेने लगे और आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरे को स्पेस टेक्नोलॉजी में हमेशा से ही, बचपन से ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं स्पेस मूवीज बहुत देखा करता था, और स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट और दूसरे प्लैनेट्स में जाना और इस तरह की चीजों में मेरे को शुरू से काफी ज्यादा दिलचस्पी रही थी। तो जब मेरे को कॉलेज जाने का मौका मिला, मेरे को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में, तो ये कॉलेज जो है ये डायरेक्टली अंडर इसरो काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा इसरो से क्लोज रिलेशनशिप रहती है कॉलेज की। तो आपको बहुत सारा मौका मिलता है कि आप एक्चुअल रियल स्पेस हार्डवेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंटिस्ट से मिल पाएं, ये सब चीजें देख पाएं और कर पाएं। तो मैं उन केवल 100 बच्चों में से, लकी बच्चों में से एक था जिनको ये मौका मिला 2009 के अंदर। तो हर साल ये कॉलेज लगभग 125 बच्चे एडमिट करता है, और यहाँ से मैंने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की इसरो के अंडर ही। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम इसरो में ट्रेनी की तरह रहा, एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टार्टअप ये रॉकेटियर्स शुरू करी, और इस तरीके से रही है जर्नी। वाह। तो पहले तो रॉकेटियर्स के बारे में ही अब बताइए। आप, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप मॉडल रॉकेट्स बनाते हैं, तो क्या है ये, थोड़ा हमें बताइए हमारे लिसनर्स के लिए। तो मॉडल रॉकेट जो होता है वो एकदम जैसे हम आज के दिन में मॉडल एयरप्लेन या फिर मॉडल कार, छोटे जो बच्चे रिमोट कंट्रोल से चला सकें, खुद से बना सकें, देखते हैं, वैसे ही मॉडल रॉकेट रॉकेट्स के लिए मॉडल होता है। तो हम लोग इंडिया में ये कभी अवेलेबल नहीं रहा था, जबकि यूएस में 50 साल से इस तरह के मॉडल्स मिलते हैं। ये सॉलिड फ्यूल पावर से चलते हैं। 300 फीट की हाइट से लेके लगभग 3 किलोमीटर की हाइट तक ये रॉकेट्स जाते हैं। अगर आप यूएस में खरीदने की कोशिश करेंगे तो $5 से लगभग $50,000 तक की रेंज के अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर जब हमने शुरू किया था बनाना, तब 2015 में एक रॉकेट जो था वो 9-9.5 हजार रुपए के आसपास का था।
और अभी हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। करंटली इंडिया में अगर आज के दिन में देखा जाए तो हमारा सबसे सस्ता रॉकेट जो है वो 1600 रुपए का है। इसका आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्सेस मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रॉकेट देख के उड़ा पाए। आज के दिन में किसी को पता ही नहीं है कि इस तरीके के रॉकेट जो रियल लॉन्च व्हीकल, रियल रॉकेट के जैसा एकदम सेम खुद बना सकते हैं। उसमें नोज कोन होगा, फिन होगा, सॉलिड फ्यूल होगा, दूर से आप काउंटडाउन के साथ इग्नाइट करेंगे बटन दबा के, और वो ऊपर जा सकता है। 300 फीट से 800-900 फीट तक अभी इंडिया में अवेलेबल है स्टैंडर्ड। तो इस तरह के रॉकेट के ऊपर आप ऑल्टीमीटर भी लगा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो कैमरा भी लगा सकते हैं। तो और ये रिकवर हो जाता है पैराशूट से, तो इसमें आप फिर से फ्यूल भर के इसको फिर से उड़ा सकते हैं। तो ये होता है मॉडल रॉकेट। हाँ, तो मॉडल रॉकेट इन जनरल स्टैंडर्ड रियूजेबल ही होता है। तो ये अभी करंटली पर्पस ज्यादा इसका एंटरटेनमेंट है या और भी कुछ? इसमें कई तरह के पर्पसेस हैं। एंटरटेनमेंट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पर्पस है, लेकिन जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा पर्पस है लर्निंग एंड अवेयरनेस। आज के दिन में इंडिया में टियर 2 टाउन्स के अंदर जो बच्चे हैं उनको जानकारी ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। तो ये रॉकेट्स जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ये रॉकेट्स को एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, इसी रॉकेट को यूज करके वो बहुत कुछ सीख सकता है। एकदम न्यूटन्स लॉज के लेवल से स्टार्ट करते हुए दे कैन स्लोली एंड स्लोली ग्रो, और वो इतना डीप तक जा सकते हैं कि वो इन्हीं रॉकेट्स को यूज करते हुए CFD पढ़ सकते हैं, FEM एनालिसिस, फिन डिजाइन एनालिसिस पढ़ सकते हैं, प्रॉपर एकेडमिक स्टडीज कर सकते हैं जो कि इवन MTech लेवल तक वैलिड रहती हैं। तो इसीलिए इस रॉकेट का हार्डवेयर लेवल पे चीजों को रियल करने के लेवल पे कि बच्चे को दिख सके। जैसे आज के दिन में हम मैथ पढ़ते हैं, जैसे ही मैथ के अंदर x आ जाता है और फिर x स्क्वायर आ जाता है, हमें समझ आना बंद हो जाता है, हम पता नहीं, रियल नहीं लगता वो। तो ये रॉकेट्स उस तरह की चीजें हैं जो ये सब चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करती हैं बच्चों के लिए, और उनको सही में एक एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं सीखने का। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन, और बेसिकली आप बोल सकते हैं कि और कोई जो बड़ा रॉकेट बना भी रहा हो उसके लिए भी अगर उनको कोई स्केल डाउन एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या फिर जैसा आपने बोला अगर आपको कुछ सेंसर्स वगैरह डालने हैं, अगर आपको 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में कुछ रीडिंग वगैरह लेनी है तो ये रॉकेट से आप अपना सेंसर ऊपर भेज सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ, आप इस तरह की सभी चीजें कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर तक जैसे आपने बोला, तो उसके अंदर फिर जैसे 1 किलोमीटर जो हाइट है ये थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए आपको इसके लिए रिलेटेड परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप 1000 फीट के नीचे तक का उड़ा रहे हैं तो, और अगर आप आसपास किसी डिफेंस एरिया के या फिर किसी एयरपोर्ट के एयरफील्ड के आसपास नहीं है, या किसी रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस के आसपास नहीं है, तो आप 1000 फीट तक ये रॉकेट उड़ा सकते हैं। आपको कोई स्पेशल परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके। तो ये 1000 फीट एक प्रॉपर रेगुलेशन है जो आपको अलाउ करती है, या किसी ने कुछ नहीं बोला तो इसीलिए 1000 फीट है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, एक काफी हद तक वैलिड है। बट जो अगर प्रॉपर रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो ड्रोन्स के लिए रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है वो। अच्छा। तो एज अ गुड प्रैक्टिस, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग ये प्रोपोगेट करते हैं कि क्योंकि वो ड्रोन के लिए तो एग्जिस्ट करता ही है, तो हम कम से कम वो तो फॉलो करें ही। और फिर हम धीरे धीरे गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉकेट्स के लिए भी स्पेसिफिकली अलग से रेगुलेशन बन पाए, जो ना केवल 1000 फीट बट प्रॉपरली डिफाइन कर पाए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। और क्योंकि मैं देख रहा था यूएस में तो एक काफी दूर तक जा सकता है ना, कुछ किलोमीटर तक जा सकता है मॉडल रॉकेट। हाँ, तो यूएस के अंदर जो ये इकोसिस्टम है ये लगभग 40 साल पुराना है। आज के दिन में यूएस के अंदर लगभग 12 से 14 मिलियन रॉकेट्स उड़ते हैं साल के। ये केवल मॉडल रॉकेट्स की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ये रॉकेट्स जो मॉडल रॉकेट्स होते हैं इनकी मैक्सिमम हाइट 3 किलोमीटर होती है। यूएस के अंदर फिर 3 to 30 दूसरी कैटेगरी होती है जिनको एमेच्योर रॉकेट्स बोला जाता है। और इस तरह के रॉकेट्स भी लगभग यूएस में हर साल 4-4.25 लाख रॉकेट उड़ जाते हैं। अरे बाप रे। और ये जो एमेच्योर रॉकेट्स हैं ये काफी एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड सिस्टम्स होते हैं। ये काफी हद तक एकदम स्केल डाउन वर्जन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। इनके अंदर कभी कभी लिक्विड फ्यूल भी यूज कर रहे होते हैं, प्रॉपर एक्टिव कंट्रोल स्टडीज कर रहे होते हैं लोग। जैसे कई सारी स्टार्टअप्स आज के दिन में यूएस में हैं, बड़ी बड़ी स्पेस कंपनीज, जिन्होंने अपना एक पहला एक्सपेरिमेंट एमेच्योर रॉकेट्स के ऊपर किया था। तो ये दिव्यांशु, क्योंकि तुम 2-3 बार लिक्विड सॉलिड फ्यूल मेंशन कर चुके हो, तो मे बी ये राइट टाइम है थोड़ा पूछने का कि ये इन चीजों का क्या मतलब है। रॉकेट इंजन की आप जब भी बात करते हैं
तो ये बेसिकली 3 तरह के रॉकेट इंजन्स हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया में जो सबसे कॉमन है। ये 3 तरह है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक फ्यूल। अच्छा। तो सॉलिड फ्यूल के इंजन जो है, इसके अंदर हर रॉकेट फ्यूल के अंदर एक ऑक्सीडाइजर होता है और एक फ्यूल होता है। ऑक्सीडाइजर का काम होता है कि वो जलने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, और फ्यूल का काम होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। और फिर जब ये कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों चीजों का, उसको हम एक नोजल के थ्रू निकालते हैं, जिससे जिस स्पीड से वो रॉकेट से निकल रहा है फ्यूल गैस के फॉर्म में, वो स्पीड हम बढ़ा सके। ठीक। और अपने लिसनर्स के लिए ब्रॉड सेंस में हम उनको समझाएं तो बेसिकली रॉकेट वैसे ही उड़ता है जैसे गुब्बारे में से हवा छूटती है तो गुब्बारा आगे बढ़ता है ना? एकदम ठीक है ना? तो ये एकदम हाँ बेसिक तरीका है कि भाई हवा पीछे छोड़ता है और रॉकेट आगे जाता है। एकदम सही बता रहे हैं। तो अब अगर आप ये सोच लें कि अब जैसे आज के दिन में आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो आगे जाता है, तो जितना बड़ा गुब्बारा होगा वो उतना आगे जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपका गुब्बारा जो है वो इस तरह के रबर मटेरियल की बजाय कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम शीट से बना हुआ हो, कार्बन फाइबर इलास्टिक शीट से बना हुआ हो मान लो, तो आप उसमें थोड़ी सी जगह में भी ज्यादा हवा भर पाएंगे ना, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तो बेसिकली खूब हाई प्रेशर से हम ज्यादा चीज भर देंगे। हाँ, तो वो इसीलिए तब भी वो फास्टर जाएगा। तो रॉकेट इंजन में भी हम यही करने की कोशिश करते हैं कि उसको इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हम जनरेट कर पाए, और जितना ज्यादा प्रेशर वो जनरेट कर पाएंगे उतना ज्यादा हम स्पीड रॉकेट को दे पाएंगे कम से कम फ्यूल के अंदर। और सॉलिड का जो मुझे एक चीज समझ में आ रही है भाई, सॉलिड जो है जगह कम लेता है, गैस ज्यादा लेती है। तो अगर हम वही जो हवा गुब्बारे के अंदर भरी है, अगर हम उसको ठंडा करके सॉलिड बना दें तो वो एक बिंदी टाइप की हो जाएगी, और फिर उसको हम हवा में चेंज करें तो रॉकेट में बहुत ज्यादा हवा डाल सकते हैं उसको सॉलिड करके। एकदम ठीक। तो यही प्रिंसिपल है। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही प्रिंसिपल है कि सॉलिड फ्यूल को क्योर किया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को मिलाया जाता है, और फिर उसको जला दिया जाता है। और वो जितनी ज्यादा फास्ट बर्न करेगा, हाँ, एक स्पीड भी अलग चीज होगी कि एक तो हवा निकल रही है और कितनी तेजी से निकल रही है, उतना तेज रॉकेट जाएगा ऊपर जितनी तेजी से हवा निकल रही है। एग्जैक्टली। तो अब ये तो हो गया सॉलिड फ्यूल की कहानी। सो उसके बाद सॉलिड फ्यूल के अंदर क्या रहता है कि अब जैसे जो एक डब्बा बना लिया आप, मान लीजिए, जिसमें आपने सॉलिड फ्यूल भर लिया। तो ये सॉलिड फ्यूल किस चीज का होता है दिव्यांश? कई तरह के सॉलिड फ्यूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। अगर हम मॉडल या एमेच्योर रॉकेटरी की बात करेंगे, जो सबसे कॉमन फ्यूल्स हैं वो है ब्लैक पाउडर, शुगर मतलब ये अपनी चीनी, डीनेचर्ड सॉर्बिटॉल। अच्छा। इसके अलावा एपीसीपी, जिसका फुल फॉर्म है अमोनियम परक्लोरेट कंपोजिट प्रोपेलेंट। अगर हम एक्चुअल रॉकेट्स की बात करेंगे, लॉन्च व्हीकल्स वगैरह की, तो उनके अंदर सबसे कॉमन सॉलिड फ्यूल जो है वो है एचटीपीबी, विच इज हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। अच्छा। एचटीपीबी डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो एक्चुअली एक्स इसरो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर के.एन. नाइनन। अच्छा। उनके नाम पे एक इक्वेशन भी है जिसका नाम है नाइनन इक्वेशन, और इंटरेस्टिंगली मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला था कॉलेज में, ये मेरे केमिस्ट्री प्रोफेसर। अरे वाह। तो ये सॉलिड फ्यूल जो नाइनन जी ने डिस्कवर किया, नासा भी वही यूज करती है? सभी रॉकेट्स में तो नहीं, बट जैसे अगर किसी ने वर्जिन गैलेक्टिक का नाम सुना, हाँ, वर्जिन गैलेक्टिक तो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, तो वर्जिन गैलेक्टिक जो स्पेस टूरिज्म करने की कोशिश कर रही है, लोगों को टिकट लेके स्पेस में भेजने की कोशिश कर रही है, उस कंपनी के रॉकेट्स के अंदर यूज होता है। अरे वाह, वेरी गुड। इसके अलावा कई और ग्लोबल कंपनीज भी हैं जो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगहों पे यूज करती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी ये तो आपने चीज बताई। तो ये तो हो गया सॉलिड का मामला, अभी लिक्विड का है। हाँ, सो अब सॉलिड फ्यूल के अंदर हमें एक पावर, एक स्ट्रेंथ, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सब चीजें मिल सकती हैं। लेकिन लिक्विड फ्यूल के अंदर हमारे को कई सारे और फायदे मिलते हैं। अब एक तो लिक्विड फ्यूल अगर है तो लिक्विड फ्यूल का जो टैंक होता है और जहां लिक्विड फ्यूल जल रहा है वो अलग अलग जगह होती है। तो इस टैंक और इस जगह के बीच में एक पंप होता है, इंजेक्टर होता है। अच्छा। जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल का टैंक अलग है और इंजन अलग है, राइट। और वो बीच में कार्बोरेटर होता है जिससे हवा उसमें मिलाई जाती है। कार्बोरेटर या इंजेक्टर भी होता है जो फ्यूल इंजन तक लेके जा रहा है। करेक्ट। तो ऐसे ही सेम लिक्विड इंजन में होता है रॉकेट में। अच्छा। लेकिन सॉलिड के अंदर तो जहां वो सॉलिड भरा हुआ है वो उसी डब्बे के अंदर चलता है। अच्छा। तो बेसिकली सीधे आग लगा देते हैं उसमें, बत्ती में, समझ लीजिए। हाँ, एकदम सीधे आग लगा देते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर कोर होता है जो अलग अलग शेप का होता है, जो खाली जगह होती है। अच्छा। और वहां पे हम पायरोटेक्निक चार्ज लगाते हैं जिसको इलेक्ट्रिक करंट से इग्नाइट किया जाता है। ठीक। और जैसे ही वो जलता है तो फिर उससे बाकी फ्यूल पे आग लग जाती है।
तो ये तो सॉलिड फ्यूल में। अब लिक्विड फ्यूल के अंदर ऐसे ना दो अलग अलग टैंक हम बना लेते हैं, एक के अंदर केवल ऑक्सीडाइजर स्टोर किया जाता है और एक के अंदर केवल फ्यूल स्टोर किया जाता है, और ये दोनों के इंजेक्टर होते हैं जो आके एक सेम कॉमन चेंबर में, जिसको बर्न चेंबर या फिर इस तरह इग्निशन चेंबर भी कहते हैं, तो उसमें दोनों आके ये मिलाए जाते हैं, जो एकदम छोटी छोटी बूंदों के अंदर ये ऑलमोस्ट सेमी गैसियस स्टेट में मिल जाते हैं, और यहाँ पे फिर स्पार्क प्लग टाइप का होता है। अच्छा। तो विच इज ऑल्सो एन इग्नाइटर बेसिकली। तो वो इस फ्यूल को इग्नाइट कर देता है, एंड फिर उसके बाद अगेन उसके नीचे नोजल होती है जिससे उस फ्यूल की स्पीड बढ़ाई जाती है और वो बाहर निकलता है रॉकेट के, तो रॉकेट आगे जाता है। ठीक। तो ये क्या दोनों में, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो टेक्निकल फर्क हो गया, पर कब कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए? आप क्यों नहीं यूज करते सॉलिड या लिक्विड, या फिर अब जैसे जो हम जीएसएलवी रॉकेट होते हैं और पीएसएलवी इसरो के जो बड़े बड़े रॉकेट हैं, वो किस टाइप के फ्यूल यूज करते हैं? हाँ, तो वैसे तो इसरो के रॉकेट्स दोनों सॉलिड और लिक्विड यूज करते हैं, बट मैं आपको जो आपके एक एक करके एड्रेस करता हूं मैं आपका क्वेश्चन। ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कब, कहाँ, कौन सा, क्यों यूज करना चाहिए, राइट? तो लिक्विड फ्यूल के कुछ एक्स्ट्रा फायदे होते हैं। एक तो लिक्विड फ्यूल से जब इंजन चलता है तो हम उसको थ्रॉटल कर सकते हैं, तो एक तरह से हमारे को वो एक एक्सेलरेटर प्रोवाइड करता है जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं रॉकेट किस स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। अगर हम ज्यादा फ्यूल, जो हमारा इंजेक्टर है, उस इंजेक्टर से अगर हम ज्यादा फ्यूल और ऑक्सीडाइजर डाल रहे हैं तो वो ज्यादा जल्दी चलेगा, तो हमारे को ज्यादा स्पीड मिलेगी, मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो एक तरीके का एक्सेलरेटर मिल गया बीच में आपको। एग्जैक्टली। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल के अंदर क्या है, क्योंकि वो जिस डब्बे में भरा हुआ है उसी डब्बे में जल रहा है, वो एक बार जलना शुरू हो गया तो वो जलना बंद तभी होगा जब सारा जल के खत्म हो जाए। ठीक। और एक तरह से जो जलने का रेट है वो आपके फ्यूल को आपने किस तरह से पैक किया है उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसको आप बाद में नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली, चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आपने जब डिजाइन किया था एक ग्रेन को तभी वो डिसाइड हो गया। ठीक। अब वेराज यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि मेरे को फ्यूल अभी बंद करना है और अब मेरे को वापस स्टार्ट करना है, अब इस स्पीड पे स्टार्ट करना है, अब उस स्पीड पे स्टार्ट करना है, तो ये वाली जो एक हमारे को फीचर चाहिए वो ये हमारे को केवल लिक्विड फ्यूल में मिलती है। जबकि जगह और लिक्विड ज्यादा ले रहा है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल रही है। सॉलिड फ्यूल जबकि कम जगह ले रहा है उस मामले में अच्छा है, लेकिन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। एग्जैक्टली। ठीक। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने लिक्विड के अंदर इस तरह के लिक्विड्स बना लिए हैं जो हमारे को सॉलिड फ्यूल से ज्यादा पावर और ज्यादा स्ट्रेंथ भी देते हैं। अच्छा, वाह। हाँ। तो जैसे यूडीएमएच हो गया, या फिर जो है हमारे लिक्विड मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स हो गए जो जिनको क्रायोजेनिक कहा जाता है। राइट। लिक्विड केरोसिन भी यूज किया जाता है। अच्छा। एविएशन ग्रेड। हाँ। तो जो क्रायोजेनिक फ्यूल्स हैं वो लिक्विड से एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, जिसके अंदर जो आप चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो सॉलिड है उसको हमने जितना पैक कर सके ठंडा करके, है ना, तो वैसे ही जब हम लिक्विड को ठंडा एकदम करके पैक करने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरह से क्रायोजेनिक फ्यूल। ओके, तो वो फिर और जगह कम लेता है, और फिर हम बड़े टैंक्स के अंदर उसको और ज्यादा भर सकते हैं। ठीक। तो हमने ज्यादा भरा हुआ है तो हम ज्यादा पावर और ज्यादा हाइट और ज्यादा, लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए भी तो पावर लगती होगी। हाँ, वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई। अच्छा। उसके लिए हमारे पास यूजुअली जो अलग अलग तरह के कूलिंग सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, सबसे पॉपुलर जो है वो लिक्विड, सबसे पॉपुलर नहीं, सबसे कटिंग एज बोलूंगा मैं, जो सिस्टम है वो है लिक्विड हीलियम बेस्ड सिस्टम है। तो वो लिक्विड हीलियम सबसे, मतलब हीलियम ऐसा पदार्थ है जो 0 केल्विन पे भी लिक्विड ही रहता है प्रैक्टिकली, 0.2 व्हाटएवर, मतलब बहुत ही एब्सोल्यूट जीरो के बहुत पास भी लिक्विड ही रहता है। बहुत बढ़िया सौरभ, ये बात मेरे को पता नहीं है, तो थैंक यू। तो ये वो अच्छा कूलेंट है इसलिए, लेकिन एनीवे लिक्विड हीलियम को लिक्विड रखना भी मुश्किल है, पर हाँ, पर अच्छा ये तो ठीक बात है, बहुत ही कटिंग एज। तो और बेसिकली उसको आप क्रायोजेनिक, तो आपको स्पेस स्टेशन पे रखना पड़ता है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसको पूरे टाइम मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, यस उनको प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चर से लेके प्रोपेलेंट यूज तक ऑलमोस्ट लास्ट मिनट तक ये कोशिश की जाती है कि वो उसी टेम्परेचर पे रहे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। रादर इस तरह की चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट काफी इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप करते हैं जो कि बहुत सोच से थोड़ी परे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रॉकेट के नीचे जो नोजल होती है, जो हमें दिखती है यूजुअली सबसे नीचे, वो इतनी, आप देख सकते हैं, वो एकदम लाल हो जाती है गर्म होकर। अच्छा, है ना, क्योंकि वो उसके थ्रू हॉट, उतनी हाई टेम्परेचर बर्निंग गैसेस सारी उस नोजल के बीच में से निकल रही है बाहर रॉकेट के। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन या फिर लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड मीथेन की जो सप्लाई की ट्यूब्स होती हैं, उनको बहुत छोटा छोटा पतला पतला कैपिलरी जैसा बना दिया जाता है,
अच्छा, और ताकि हीट एक्सचेंजर में जिस तरह की ट्यूब्स होती ठीक हैं है। वैसा बना दिया जाता है और उसको नोजल के चारों तरफ लगा दिया जाता है। तो फ्यूल टैंक से जब फ्यूल जो है इग्निशन चेंबर के अंदर आता है तो रास्ते में वो नोजल के चारों तरफ होके आता है उसी मेटल के ऊपर लगा हुआ। नोजल इतनी गर्म है और ये इतना ठंडा है, इसीलिए जब तक ये इग्निशन चेंबर तक पहुंचता है तब तक ये थोड़ा गर्म हो चुका होता है, तो इसको इग्नाइट करना आसान राइट, होता तो है। एक तरह का प्री हीटिंग कर देते हैं। प्रीहीटिंग, यस। तो ये एनर्जी वेस्टेज बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये जो हीट एनर्जी थी ये वेस्ट हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग इसको प्रोपल्शन में तो यूज कर नहीं पाते। करेक्ट। तो अब जो है ये एनर्जी यूज हो जाती है इंस्टेड ऑफ बीइंग वेस्ट। ठीक। पर तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल दिव्यांशु, तो ये क्रायोजेनिक इंजन का हम पढ़ते थे कि पहले भारत को बहुत ये टेक्नोलॉजी नहीं मिली थी, तो इसको डेवलप करने में थोड़ा समय लगा और फिर अब भारत का खुद का एक इंजन है जो क्रायोजेनिक इंजन है। क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें? ये इंजन हमने डेवलप करना शुरू किया था ऑलमोस्ट लेट 80s के अंदर। वन ऑफ द सबसे प्राइमरी साइंटिस्ट जो आज के दिन में काफी उनको पब्लिक अक्लेम भी मिला है, उनका नाम है मिस्टर नंबी नारायण, डॉक्टर नंबी नारायण, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। तो वो जो है ही वाज द पर्सन हु वाज ट्राइंग टू डेवलप लिक्विड इंजन्स फॉर अस एंड क्रायोजेनिक इंजन्स फॉर अस। ये हमारा जो प्रोग्राम था ये थोड़ा डिले हो गया, इसरो के अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, तो थ्रू द 90s इस प्रोग्राम के ऊपर हम ज्यादा काम कर नहीं पाए। फिर जब हमने शुरू किया वापस इस प्रोग्राम के ऊपर काम करना, तो स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कुछ काम किया था, रशियन से इंजन लिए थे हमने, 6 इंजन खरीदे थे रशिया से, जो लिक्विड इंजन थे, क्रायोजेनिक इंजन। तो हमने उनको यूज करके, रिवर्स इंजीनियर करके, उनसे सीख के धीरे धीरे करके डेवलप करना शुरू किया हमारा इंजन। ये इंजन हम जीएसएलवी में लगाने की कोशिश कर रहे थे, इस चक्कर में हमारे 2 फेलियर्स भी हुए। एंड ये ओनली रिसेंटली हुआ है कि हम सक्सेसफुली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाए हैं और उसके बाद रेप्लिकेट भी कर पाए हैं। तो अब जो है हम काफी बार, कम से कम 4 या 5 बार डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं जीएसएलवी में भी। इसके अलावा मेरे ख्याल से करंटली पीएसएलवी की अपर स्टेज भी क्रायोजेनिक यूज कर रही है। पीएसएलवी तो मतलब पूरे विश्व में भी ज्यादा से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट अब क्या सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से क्रायोजेनिक की ओर बढ़ रहे हैं, या ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है? ऐसा ट्रेंड काफी ज्यादा है। तो अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आज के दिन में काफी ज्यादा ट्रेंड है टुवर्ड्स क्रायोजेनिक, एंड पहले सॉलिड था। तो सॉलिड से लिक्विड तो हम काफी एजेंसीज ग्लोबली और इंक्लूडिंग इसरो हम मूव कर चुके थे जितना मूव कर सकते थे। बट लिक्विड से क्रायोजेनिक धीरे ये वाला जो चेंज है ये स्लोअर रहा है कंपेयर टू सॉलिड से लिक्विड। हाँ, और भारत के केस में तो जब रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो हो गया था प्रोसेस। हाँ वही। इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स भारत को झेलनी पड़ी है। इंटरनेशनल स्टेज में इस तरह की चीजें अपने अलग लेवल पे प्ले होती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए भारत ने अब ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, और हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इस टेक्नोलॉजी को ग्रो भी कर रहे हैं फर्दर। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके बस हम रुक गए हैं। हमारी जो स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और जो पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो वो एक अच्छा डायरेक्शन है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा रॉकेट्स के बारे में एक दिव्यांशु ये भी बताओ ना। तो इन जनरल जैसे ये हम पीएसएलवी, जीएसएलवी, तो इन जनरल एक तरीका, ये सबके नाम वाम जानने से अच्छा है रॉकेट में एक चीज समझ में आती है, कितना दूर जाता है ना। तो मेरे ख्याल से अगर हम उस तरह से रॉकेट्स को डिवाइड करें, तो मैं जिस तरह से समझता हूं, तो एक तो हो गए मॉडल रॉकेट्स जैसा आपने बताया, तो जो कि सौरभ कितना दूर जाता है की बजाय इससे बेटर एक ये एनालॉजी होगी कि कितना वजन लेके जा सकता है। अच्छा, ये शायद आपस में रिलेटेड भी है, क्योंकि कितना वजन और कितना दूर, मतलब अगर सेम ही रॉकेट में कम वजन डालेंगे तो शायद ज्यादा दूर चला जाएगा। तो वो तरीका सही नहीं है चीजों को देखने का, क्योंकि जैसे आज के दिन में रॉकेट का सबसे बड़ा यूज जो है वो है सैटेलाइट डिप्लॉय करना, और सैटेलाइट को हमें किस हाइट पे डिप्लॉय करना है वो फिक्स्ड है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि किसी भी हाइट पे जहां पे हमें सैटेलाइट को डिप्लॉय करना है, हम वहां पे कितनी बड़ी सैटेलाइट भेज सकते हैं। हम केवल 100 किलो भेज सकते हैं, या हम लोग 10,000 भेज सकते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन दिव्यांशु इसमें भी ऐसा नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, तो जो अर्थ के काफी नजदीक रहती है, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर रहती है।
हाँ, और लो अर्थ ऑर्बिट तो हार्डली मतलब 10,000 12,000 किलोमीटर भी रहती है, तो 2-3 गुना का फर्क है। नहीं 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 नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट इज 300 to 500, 300 से 500 अच्छा, किलोमीटर इतनी है। इतनी पास है। हाँ, हाँ तो फिर तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना। हाँ तो फिर आपको क्यों नहीं लग, और मैं इस तरह से देख रहा था कि ठीक है, एक तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई, एक लो अर्थ ऑर्बिट हो गई, और फिर ऐसे रॉकेट होते हैं जो कि मार्स चले जाएं या मून चले जाएं, तो इन सब में कुछ फर्क होता होगा ना, मोटा मोटा देखा जाए। हाँ। तो सौरभ, इस फर्क को भी हम बेसिकली वजन के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों होता है। क्योंकि अगर हम कम से कम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक की बात करेंगे, तो सभी रॉकेट ऐसे हैं आज के दिन में, एटलीस्ट पुराने रॉकेट्स तो सभी ऐसे हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक सैटेलाइट डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ अपने श्रोताओं के लिए क्विक एक्सप्लेनेशन कि भाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो है जहां सैटेलाइट उसी गति पे घूमती है जिस गति पे अर्थ रोटेट कर रही है, ताकि नीचे बैठ के लगेगा जैसे हमारे ऊपर हमने उसको रोक के रखा हुआ है। हाँ, तो वो सबसे दूर वाला ऑर्बिट ठीक। है 36,000 किलोमीटर। तो उस ऑर्बिट तक करेक्ट। सैटेलाइट भेजने की कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सभी पुराने रॉकेट रखते हैं। अब हमने कई ऐसे नए रॉकेट्स डेवलप किए हैं जिनको हमने स्पेसिफिकली डिजाइन ही इसलिए किया है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट यानी 300 से 500 किलोमीटर की हाइट तक ही जाएं। अच्छा। तो वो ये एक नया ट्रेंड है जो कि पिछले 3-4 साल 5 साल में हमें देखने को मिला है। अगर हम इसके पहले के रॉकेट्स की बात करेंगे, पीएसएलवी, जीएसएलवी, यूएस के रॉकेट्स, रशिया के रॉकेट्स, इजराइल के, चाइना के, जापान के, यूरोप के, तो जो ये सभी पुराने रॉकेट्स जो हैं, ये रॉकेट्स सभी जियो स्टेशनरी, मैक्सिमम जो है इसके अंदर जो रॉकेट्स हैं 95% कह लीजिए, जियो स्टेशनरी तक सैटेलाइट डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी तो रखते ही हैं। अच्छा। तो अच्छा, उसके अंदर फिर फर्क इस हिसाब से किया जाता है कि कितनी बड़ी सैटेलाइट लेके जा सकते हैं। ठीक। तो इसीलिए वजन के हिसाब से फर्क किया जाता है। अब जहां तक बात आती है बहुत दूर, अब मून या फिर मार्स पे जाने की, चांद पे जाने की, तो उसके अंदर भी जो जियो स्टेशनरी तक ये लेके जा रहे हैं रॉकेट, तो वो आगे भी भेज सकते हैं चीजों को, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट आफ्टर जियो स्टेशनरी जो होती है वो बहुत मिनिमल होती है। तो इसीलिए उसके अंदर क्योंकि ज्यादातर एनर्जी बेसिकली लगती है एक तो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से, और दूसरा जो ग्रेविटी, हम इतना पास है तो ज्यादा है, लेकिन मतलब ज्यादा से ज्यादा शायद एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन जो बड़ा कंपोनेंट है। नहीं, हमारी ग्रेविटी भी काफी, ग्रेविटी बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हाँ हाँ, हमारी एक्चुअली अर्थ की ग्रेविटी काफी स्ट्रांग है। हमारी एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। तो जब तक चीज इस स्पीड से अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, तब तक वो अर्थ की ग्रेविटी एस्केप नहीं कर पाएगी। हाँ, और अभी एस्केप वेलोसिटी तो राहुल गांधी ने सबको सिखा दिया क्या होती है, तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए अर्थ की ग्रेविटी भी काफी स्ट्रांग होती है। तो जो ये वजन का डिफरेंशिएशन है, इसमें जैसे हमारा जो छोटा रॉकेट है उसको हम पीएसएलवी कहते हैं, जो लगभग 800 से 900 किलो तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। अच्छा। जो हमारा जीएसएलवी है वो 2.2 टन कैपेबिलिटी ऑलरेडी शोकेस कर चुका है। अच्छा। और ये जैसे अभी गगनयान हमने प्लान किया है मिशन टू सेंड ह्यूमंस, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस 2022 के अंदर, तो उस मिशन के लिए हम इस जीएसएलवी की ही कैपेबिलिटी बढ़ा के मेरा अनुमान है कि कम से कम 4.5 टन तक तो लेके जा ही पाएंगे। इससे कम में हम ये मिशन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है इससे आगे भी जा पाए। और अभी ये चंद्रयान 2 में क्या यूज हुआ था? चंद्रयान 2 में भी जीएसएलवी यूज हुआ था। चंद्रयान 1 के अंदर पीएसएलवी को यूज किया गया था। अच्छा, तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि हमने अभी वो, आई डोंट नो, तो कॉम्प्लिकेटेड है समझाना कि नहीं, कि हमने पीएसएलवी यूज करके, और जैसे अपोलो मिशंस तो जो है उन्होंने अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज की थी, वो जल्दी पहुंच गए थे, और हमने पीएसएलवी यूज करके एक स्लिंग शॉट मैन्यूवर यूज किया था मून तक पहुंचने के लिए। हाँ, तो ये थोड़ा समझाओ ना हमारे श्रोताओं को कि ये क्या चीज होती है। तो जो अपोलो मिशंस थे उनके अंदर क्या होता था कि अर्थ से निकला रॉकेट, और फिर आप जैसे ना, एक मान लीजिए आपने 2 बॉल ड्रॉ कर लिए हैं एक शीट ऑफ पेपर पे जो दूर हैं, तो अगर आप एक बॉल से निकालेंगे रॉकेट और दूसरा ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के दूसरे वाले पे लैंड कर देंगे ना, ये वाला जो रास्ता है, लगभग ऐसा रास्ता यूज किया था अपोलो मिशन में। ठीक, तो इसके लिए आपको पावरफुल रॉकेट चाहिए जो सीधा पहुंच जाए, एकदम ऐसे तीर कमान टाइप्स। सही कह रहे हैं। हमने क्या किया कि हमने उसको रॉकेट को थोड़ा ऊपर भेजा, फिर जैसे सैटेलाइट बन जाते हैं ना, सैटेलाइट रोटेट करती है ना, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, वैसे ही हमारा रॉकेट जो चंद्रयान है वो रिवॉल्व करना शुरू हो गया। ठीक है।
फिर हम इसकी धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाते गए। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे जो ये सर्कल का साइज है जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ये सर्कल का साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हमने 5-6 बार स्पीड बढ़ाई तो 5-6 बार सर्कल का साइज बड़ा हो गया। फिर वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब हमने वो बड़ा किया तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने की बजाय मून के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दे। और फिर हमने धीरे धीरे करके अपनी स्पीड कम करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे हमने गुलेल की तरह घुमाते गए, इसलिए स्लिंग शॉट बोलते हैं। तो ऐसे घुमा 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 के स्पीड बढ़ा दी हमने, एकदम, है ना। तीर कमान में खींच के स्पीड बढ़ाने की जगह गुलेल को घुमा घुमा के स्पीड बढ़ा। ओलंपिक्स के अंदर अगर आपने देखा हो डिस्कस थ्रो होता है जिसमें गोल 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 घूम के फिर फेंकता है वो डिस्क, ठीक है ना। तो वो इसीलिए गोल गोल घूमता है क्योंकि वो जितनी तेजी से घूमेगा वो उतनी जोर से वो डिस्क फेंक सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारा जब चंद्रयान-2 बहुत तेजी से घूमने लगा तब वो डिस्क की तरह फेंक दिया और वो फिर मून एक तरह से कैच कर लिया उसने मून ने। ठीक। तो उसको एक्चुअली मून कैप्चर ही बोला जाता है। अच्छा, हमने इवन अपना जो शायद मार्स वाला मिशन था वो भी इसी तरह से किया था। हाँ, मार्स वाला मिशन भी हमने इसी तरह से किया था। रादर हम दुनिया की पहली ऐसी कंट्री हैं जिसने मार्स कैप्चर जो है फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुली किया। हाँ। अच्छा, ये तो नई चीज सीखने मिली। तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hello and welcome to a brand new week on the IVM network. If you're not following us on social media, please do. We are at IVM Podcasts on Twitter, Facebook and Instagram. If you're listening to a show of ours and you like it, please take a screenshot, tag us. We will reshare, repost and retweet your screenshots from our account. Here's what's in store for you this week. On a special episode of The Seen and the Unseen, Amit Verma is joined by some of his regular guests, Shruti Rajgopalan, Vivek Kaul and Rajeshwari Sen Gupta all at once to discuss some dream reforms. On The Origin of Things, Chuck tells you a story of a shopping cart, ruthlessness and a heck of a pivot. Tune in to find out which brand he's talking about. On Advertising is Dead, host Varun Dogirala is in conversation with Shamsuddin Jasani, Group MD at Isobar South Asia. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta is joined by Rohit Srivastav, founder of IndiaCharts.com. They talk about technical analysis and the journey of his venture. On the Empowering series, host Zarina Poonawala is joined by actor, singer, composer and member of a band of boys Sherin Verghese. He shares insights about his first music gig, his boy band days and his current project called The Circuit. There's more music for you on the show 9XM Soundcast, where host Eva Bhatt is joined by Bollywood singer Neha Bhasin. She talks about her Bollywood journey, rejections, and the need to break the myth of perfectionism. If that's not all, on Golgappa, host Trupti Khamkar is joined by Soham Pathak, a singer and composer who talks about his passion for music, football, and much more. On Paperback, Racheta and Satyajit are in conversation with the founder of Pink Elephant, Riya Mahajan, about venturing in the animation industry and the effects animation can create. On Football Shootball, Gaurav, Karthik and Siva try to reel back from the drab international break to talk about the weekend league matches and the return of the Champions League. And with that, let's get you back to your show. तो अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे प्रतिबंध लगाए थे भारत पर, तो दिव्यांशु मैं ये जानना चाहूंगा कि जो रॉकेट स्पेस मिशन में होते हैं उनका और जो मिसाइल में यूज होते हैं उनमें क्या फर्क है, कॉन्सेप्चुअली क्या फर्क है इन दोनों? देखा जाए तो बहुत सारा फर्क है। एक तो है कि जो स्पेस रॉकेट्स होते हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटीज के लेवल पे मूव करते हैं, तो दे आर डिजाइंड फॉर अ मच हायर, मतलब काफी ज्यादा तेज होते हैं वो कंपेयर्ड टू एक मिसाइल। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि मिसाइल की जो 90% ऑपरेशन है, अनटिल एंड अनलेस हम आईसीबीएम लेवल पे बात कर रहे हैं जहां पे आपको इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल माननी है, लेकिन अगर हम इन अ प्लेन डॉग फाइट या फिर अर्थ टू एयर मिसाइल की बात करें, तो इस तरह की जो मिसाइल्स होती हैं इनकी मैक्सिमम ऑपरेशन जो है वो विद इन द एटमॉस्फेयर है, जबकि एक्चुअल स्पेस रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं बहुत फटाफट से। तो जिस लेवल पे हमें एरोडायनेमिक्स और हीट डिजाइन करनी होती है वो काफी ज्यादा फर्क होता है। और इसके बाद टेक्निकली देखा जाए जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि जो मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं और जो हमारे रॉकेट्स के अंदर, स्पेस रॉकेट्स के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा फर्क होता है। हमारे को मिसाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा मनूवरेबिलिटी चाहिए, बहुत ज्यादा एजिलिटी चाहिए, जबकि स्पेस लॉन्च व्हीकल्स साइज में उनसे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो जस्ट टू गिव पर्सपेक्टिव,
पूरे फाइटर जेट के साइज का एक इंजन होता है रॉकेट का। तो फाइटर जेट पे हम कई सारी मिसाइल्स माउंट करते हैं। तो जैसे हम गोली और एक मिसाइल के बीच में फर्क सोचेंगे, वैसे हमें एक मिसाइल और एक स्पेस लॉन्च व्हीकल के बीच में फर्क सोचना चाहिए। और स्पेस लॉन्च व्हीकल जो है वो धीरे मूव करता है, जैसे जायंट्स जो होते हैं वो थोड़ा धीरे मूव करते हैं, तो वो थोड़ा कंपेयर्ड टू इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी, मनूवरेबिलिटी थोड़ा धीरे होता है। जबकि एक्चुअल मिसाइल्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा अजाइल और उस तरह की एल्गोरिदम्स को यूज करके बनाई जाती हैं। हाँ, पर जैसे किसी देश का स्पेस मिशन बहुत तगड़ा होगा, जैसे रॉकेट लॉन्च व्हीकल में स्पेशली, तो उनको थोड़ा बहुत डिफेंस में भी फायदा तो होता ही होगा मिसाइल बनाने में, कि बिल्कुल भी नहीं? काफी फायदा होता है, काफी सारी चीजें हैं जो ओवरलैप करती हैं, जो फर्क है वो है, बट ये तो एकदम वही बात है कि कोई गाड़ी बना रहा है तो वो ट्रक भी बना ही सकता है। बिल्कुल। तो अलग अलग चीजें हैं, बट बनाने को तो जैसे प्रणय मेरे को समझ में आता है जो कि, तो आपका जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं वो आप रीयूज कर सकते हो, लेकिन है ना, वो मतलब एटलीस्ट उसका नो हाउ जो है, प्रोपल्शन सिस्टम्स का नो हाउ जो है वो शायद आप रीयूज कर सकते हो, लेकिन जिसको गाइडेंस एंड कंट्रोल बोलते हैं, हाँ, उनमें काफी फर्क है। हाँ, कह सकते हैं आप। जो आप प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी है, एरोडायनेमिक्स का भी कई सारे पार्ट्स हैं जो आप रीयूज कर सकते हो, बट थर्मल डिजाइन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और प्रणय जैसे मटेरियल हो गए, क्योंकि मटेरियल आपको जो चाहिए हाई स्पीड पे, हाई टेम्परेचर पे, जो मटेरियल आप जो नोज वगैरह बना रहे हैं वो आप नो हाउ जो है अपनी रीयूज कर सकते हैं। बट कंट्रोल, नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल ऐसी चीज है जिसके अंदर काफी ज्यादा फर्क, जो हाँ वो उसमें काफी फर्क है। तो ये देखो ना, जैसे तुम ऐसे सोचो प्रणय, यूजुअली जैसे रॉकेट का जो काम होता है वो सब काफी प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब ये अर्थ वगैरह जो है ये लास्ट मिनट में अपना मूड नहीं चेंज कर लेती कि अभी मैं यहाँ जा रही हूँ या वहां जा रही हूँ ना। तो अगर आपका मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको पता है एग्जैक्टली कब क्या होना है। हाँ, लेकिन एक मिसाइल वगैरह के साथ में आई मीन ठीक है, आप फिक्स्ड वाला भी कर सकते हैं कि एक जगह पड़ गया, लेकिन टारगेट जो है वो लास्ट मिनट पे इधर उधर हो गए तो आपका मिसाइल जो है टारगेट करेगा। एकदम एग्जैक्टली सही कह रहे हैं सौरभ, दैट इज वेरी एक्यूरेट पर्सपेक्टिव। अच्छा, पहले एक रॉकेट के ऊपर मैं सवाल खत्म करता हूँ, फिर एक मैं पूछना चाहता हूँ इन जनरल की, ये स्पेस इकोनॉमिक्स पे मैं सवाल पूछूंगा, पर ये मुझे बताओ, तो ये रॉकेट की थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझाओ ना, कि खासकर आजकल बोलते हैं जैसे स्पेस एक्स जो है उसमें जो रीयूजेबिलिटी वगैरह है उसने गेम एकदम चेंज कर दिया, मतलब स्पेस एक्स का अभी जो प्राइसिंग है वो इसरो से भी सस्ता है क्योंकि वो रॉकेट रीयूज करता है। तो ये रॉकेट का इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है? स्पेसएक्स को एक बार मैं साइड में रखूंगा, पहले मैं जनरली ये थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ कि कैसे रॉकेट इकोनॉमिक्स हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो एक तो रॉकेट को बनाने का कॉस्ट हो गया, जो एक्चुअल कॉस्ट है, हमने एक नोज कोन बनाया, एक पूरा का पूरा इंजन बनाया, फ्यूल बनाया, सब चीजें बनाई, सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट आता है जो इस लॉन्च ऑपरेशंस हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, और वो सब चीजें देखेगा कि सही से मिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ट्रेजेक्ट्री और चीजें नॉमिनल हैं कि नहीं है। देन वंस द सैटेलाइट एक बार पहुंच गया है स्पेस में तो उसको ऑपरेट करेगा, मेक श्योर करेगा कि वो सही ट्रेजेक्ट्री में है, चल रहा है कि नहीं। तो ये एक सर्विस की तरह आप कह लीजिए हो गया, ठीक है, जो किसी भी लॉन्च प्रोवाइडर को देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, तो ये सब चीजें मिला के रॉकेट का एक कॉस्ट जो है कैलकुलेट की जाती है। इसके अंदर डेवलपमेंटल कॉस्ट भी जो होती है रॉकेट की, कि भाई आपने एक बनाने में तो आपके लग रहे हैं 200 करोड़ रुपए, 225 करोड़ रुपए, लेकिन पहला बनाने में आपके जो है एकदम सब चीजें डेवलप करने में आपके लगे थे 1600 करोड़ रुपए या 1800 करोड़ रुपए। ठीक है। तो वो वाला कॉस्ट भी जो है वो उसको भी जिसको R&D कॉस्ट समझ लिया जाए एक तरह से। हाँ, एग्जैक्टली, डेवलपमेंट एंड R&D कॉस्ट। तो वो उसको भी थोड़ा बहुत काउंट किया जाता है कि किस तरीके से उसको प्रोवाइड करना है, कि जो भी वो रॉकेट चले तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके वो 1600 करोड़ और 1800 करोड़ रुपए भी रिकवर कर सकें। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव हो गया कि रॉकेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस कॉस्ट के अंदर डेवलपमेंटल कॉस्ट जो है वो काफी बड़ी कॉस्ट होती है, जो फ्यूल की कॉस्ट होती है वो, और जो सर्विस की कॉस्ट होती है, ये दोनों कॉस्ट काफी छोटी कॉस्ट। अच्छा। उसके बाद जो एक काफी बड़ी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है वो है जो हमने रॉकेट बनाया पूरा का पूरा, 200 करोड़ रुपए भी जैसे लग रहा है जो रॉकेट बनाने, जो एक उसका फिजिकल ढांचे का ही खर्चा है रॉकेट का। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो जो है वो काफी सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है।
तो अब जो है स्पेसएक्स की बारी आती है। स्पेसएक्स ने क्या करना शुरू आज की डेट में वो ढांचा बेसिकली डिस्पोजेबल है, एक बार छोड़ा फटा गया। हाँ, एकदम ये पूरा का पूरा ढांचा हम फिर से यूज नहीं करते हैं, ये वेस्ट हो जाता है, समुद्र में गिरता है। और ये काफी एक्सपेंसिव है। इतना महंगा कोई कबाड़ी भी जाके नहीं उठाता है। नहीं, ये समंदर में कबाड़ी के कौन भेजेगा? 200 करोड़ का कबाड़ है प्रणय। तो वो कबाड़ी के लिए वो जाके ढूंढ के निकाल के लेके आने का खर्चा शायद 200 करोड़ के आसपास पड़ जाए, और वो 200 करोड़ में बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये बात ठीक है आपकी। हाँ, आप मेटल की तरह यूज कर रहे हो तो बात एक अलग है, वो कॉस्ट मेटल की तो नहीं है। जो 200 करोड़ का बनाने में कॉस्ट आई है वो स्ट्रक्चर में लेके आने में कॉस्ट आई है। राइट। हाँ, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर रियूजेबल नहीं है, आप मेटल रीयूज कर सकते हो। हाँ, तो कबाड़ वैल्यू नहीं है उसका किला वो लोहे के या स्टील के भाव का हो जाएगा, तो फायदा नहीं। एग्जैक्टली। इवन दो ये काफी एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं, फिर भी वो फायदा नहीं है, क्योंकि उसको रिकवर करने का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। अच्छा। और रिकवर करने के बाद उसको ऐसे कंडीशन में लेके आना, मतलब रिसाइकलिंग का कॉस्ट भी हाई है। हाँ, तो इसीलिए वो वेस्ट होता है अभी तक। मे बी हम फ्यूचर में इस पॉइंट पे आएंगे जहां पे उसका रिसाइकलिंग और रिकवरी का कॉस्ट रिड्यूस हो चुका होगा, तो शायद ऐसा एक मार्केट डेवलप हो पाएगा जिसके अंदर इस तरह की चीजें समुद्र से रिकवर करने वाली कंपनियां बनेंगी। ठीक। तो दूसरी चीज जो है ये होती है कि अब मतलब आप खुद ही इमेजिन करके देखिए, अगर एक प्लेन है वो न्यूयॉर्क से उड़ा और वो फिर लैंड किया दिल्ली के अंदर, 300 पैसेंजर्स उतरे और फिर हमने वो प्लेन फेंक दिया। तो अब अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो वो जो टिकट अभी हम 40,000 में खरीदते हैं उसमें हम 4, 5, 6 जीरो भी ऐड कर लेंगे, तो शायद वो टिकट बिके ना बिके पता नहीं। तो वही होता है अभी रॉकेट्स के साथ। इसीलिए आज के दिन में सैटेलाइट्स लॉन्च करना या स्पेस में जाना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो कितना पैसा लगता है? मुझे सैटेलाइट एक डालना पड़े तो कुछ अंदाजा दीजिए ना जरा, हमारे कुछ दर्शक जरूर सैटेलाइट डालने का सोच रहे होंगे अभी। कम से कम मतलब अगर बात की जाए जो कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज है मार्केट के अंदर, वो आती है $25,000 से $40,000 प्रति किलो। नहीं, कुछ रुपए में बताइए भाई, हम हिंदी में बात कर रहे हैं। अरे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ठीक है, 25,000 रुपए हो गया रफली 7 लाख, अराउंड 20 लाख रुपए के करीब। हाँ, अराउंड 20 लाख। 17,50,000 के करीब। हाँ, लगभग मैंने बताया। तो मोटा मोटा बेसिकली किसी के पास 20 लाख रुपए हो तो वो गाड़ी खरीदने की जगह सैटेलाइट डाल सकता है। 1 केजी डाल सकता है। नहीं, हाँ। अरे सिर्फ 1 किलो की? तो 1 किलो बहुत होता है यार आजकल। माइक्रो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट। हाँ, तो नैनो सैटेलाइट। अच्छा, बाय द वे ये थोड़ा डिसेप्टिव फिगर हो जाता है, क्योंकि जब भी आप लॉन्च करने की बात करते हैं तो आपकी सैटेलाइट अगर 1 किलो की भी है तो आपको जो पैसे देने पड़ते हैं वो 1 किलो के लिए नहीं होते। अच्छा। वो आपको लगभग 3, 3.5, 4 किलो के लिए। अरे ये सुपर बिल्टअप एरिया टाइप हो गया। ये आप जाते हो कारपेट एरिया खरीदने, पैसे बिल्डर मांग लेता है सुपर बिल्टअप के। एकदम वैसे ही है। इसका कारण यह है कि जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए एक क्या कहते हैं सिस्टम बनाया जाता है जो वहां बीच में लगा होता है, एंड वो एक एक करके सारी सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करता है। तो इस सिस्टम का वजन भी होता है, जिसके कारण ये हर सैटेलाइट के अंदर जो है ये 2-2.5-3 किलो का एक्स्ट्रा वजन ऐड हो। ओके, तो 4 किलो मतलब फिर ये 80 लाख रुपए तो जो मर्सिडीज खरीदने वाला या BMW ले रहा हो वो सोच सकता है। हाँ, वो 1 किलो की सैटेलाइट लॉन्च करने की। तो वैसे सौरभ, एक पॉडकास्ट है प्लैनेट मनी, उन्होंने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च भी किया था, ये नैनो सैटेलाइट। अच्छा, वाह, बढ़िया। उन्होंने planet.com के साथ कोलैबोरेशन में किया था। तो हम भी करेंगे, पुलियाबाजी में भी करेंगे कभी। पर वैसे कभी कर सकते हैं। वैसे दिव्यांशु, आप बोल रहे थे कि अब कम हो रहा है ना ये, क्योंकि SpaceX की वजह से ये कम हो रहा होगा कॉस्ट। तो SpaceX ने क्या करना शुरू किया है कि उन्होंने ये पूरा का पूरा ढांचा जो हम फेंक रहे थे अभी तक समुद्र में, और इसका जो सबसे आखिरी हिस्सा है 4th स्टेज या लास्ट स्टेज, वो यूजुअली स्पेस में ही रोटेट कर रहा होता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे आके या तो जल जाता है या फिर समुद्र में गिरा होता है। तो ये जो है SpaceX ने पूरा का पूरा लैंड करके रिकवर करना शुरू कर दिया। तो उनका रॉकेट जाता है, सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ के वापस लॉन्च पैड पे आके लैंड हो जाता है, और फिर अब वो चाहते ये हैं कि हम इसको एकदम प्लेन की तरह यूज कर सके, कि हम ये लैंड हो गया, इसमें वापस हमने फ्यूल भरा, इसको एक बार चेक वेक कर लिया, जैसे प्लेन भी एक बार सारा कुछ चेक करते हैं ना फ्लाई करने से पहले, वैसे एक बार हमने फटाफट से चेक वेक कर लिया और उसके ऊपर दूसरा सैटेलाइट बिठाया और निकाल दिया।
पर ये दिव्यांशु बहुत पहले स्पेस शटल भी तो यही करती थी, इसमें नया क्या कर दिया स्पेस एक्स ने? नहीं, हाँ मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर अब जो है, ये पहले मैंने आपको बताया कि स्पेसएक्स करना क्या चाहता है, ठीक है। अब दूसरी बारी आती है कि क्या हो रहा है और स्पेस शटल में क्या होता था। जो भी हो रहा है वही स्पेस शटल में भी होता था, कि अब जब ये रॉकेट लैंड किया या स्पेस शटल लैंड किया, तो सब चीजों को चेक करना, फिर जो सिस्टम्स खराब हैं उनको वापस ठीक करना, उसको पूरा रिफर्बिश करना, ये सब करना पड़ता था। अच्छा। और इसको करने में टाइम लगता था, इसको करने में पैसा लगता था। तो ऐसा नहीं है कि आया, लैंड हुआ, उसमें वापस सब चीजें भरी, एक दो दिन में भी, चलो एक दो दिन में भी, मतलब एरोप्लेन जैसा नहीं है कि जिसमें बस फ्यूल भरा और दोबारा भेज दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसपे उनको जो रिफर्बिश करना पड़ता था, वो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग और मनी डिमांडिंग हो गया था, इतना ज्यादा पैसा और समय लगना शुरू हो गया था कि स्पेस शटल के अंदर तो वो बिल्कुल भी रीयूजेबिलिटी वाली बात रही ही नहीं। अच्छा। और स्पेसएक्स के साथ में ये चीज स्पेस शटल से काफी बेटर है, उनको उतना रिफर्बिशमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदर स्पेसएक्स ने सबसे लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम अभी तक मेरे ख्याल से ऑलरेडी 7 या 8 दिन का दिखा दिया है। अरे वाह। लेकिन ये थोड़ा सा एक बार करने और बार बार होने वाली चीज भी है। तो एक बार करना अलग बात होती है, बट बार बार करना अलग बात होती है। सो जो ये रियलिटी है कि हम एक रीयूजेबिलिटी पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम एक रॉकेट को प्लेन की तरह सोच सकें, वो रियलिटी शायद अभी भी थोड़ी दूर है। अच्छा। मैं नहीं कह सकता कि कितनी दूर है। अगर केवल हम स्पेसएक्स की सुने तो 5 साल दूर है, अगर हम बाकी दुनिया की सुने तो 20 साल दूर है। तो मैं तो ये चाहूंगा 4 साल में ही मिल जाए। तो इसीलिए आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट अभी ये चीज रियलिटी नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी स्पेसएक्स जितना भी रीयूज कर पा रहा है और जो भी कर पा रहा है वो यूज करते हुए, और उसके अलावा काफी खतरनाक और बहुत इंटेलिजेंट बिजनेस टैक्टिक्स यूज करते हुए मार्केट के अंदर प्राइस गिरा पा रहा है। एंड ये प्राइस काफी स्पीड से गिर रहा है। अभी उन्होंने एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसके अंदर मेरे ख्याल से दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट $5,000 अ केजी। अच्छा। 5 या $7,000 अ केजी। लेकिन अगेन ये थोड़ा सा पिंच, 3.5-4 लाख रुपए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट वाली चीज है कि जब ये एकदम जो आप बोल रहे थे ना, सुपर बिल्टअप एरिया वाला हिसाब किताब थोड़ा होता है। हाँ, तो कि वो शायद अगर आप 20 किलो करेंगे तो वो पर किलो का प्राइस उतना आ जाएगा शायद। तो 200 किलो की सैटेलाइट बोला है उन्होंने। हाँ, ओके। तो एक तरीके का थोड़ा वॉल्यूम डिस्काउंट भी है। हाँ, कह सकते हैं आप। ये वॉल्यूम केवल वॉल्यूम नहीं है, ये 200 किलो से बड़ी होगी तो भी महंगा होगा, ये 200 किलो से छोटी होगी तो भी महंगा होगा। अच्छा, तो एक ऑप्टिमम स्वीट स्पॉट है। हाँ, ये थोड़ा सा स्वीट स्पॉट टाइप का है। तो उन्होंने माइक्रो सैटेलाइट्स के लिए स्कीम लॉन्च की जिसमें ऑलमोस्ट 5 से 7 हजार रुपए पर केजी लोग बोल रहे हैं। उन्होंने एटलीस्ट मार्केट ऐसे किया है कि ये प्राइस हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके। तो लेकिन अब ये बताओ, ये इतने सारे लोग स्पेस में जा क्यों रहे हैं भाई? अरे इसके तो है, मतलब वहां पे क्या क्या रखा है वहां पे? सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वहां की छोड़ो, मैं ओडिशा की बात करता हूँ। अच्छा, ठीक है। ओडिशा के अंदर 10 साल पहले एक साइक्लोन आया था। ठीक है। उस साइक्लोन के अंदर फैलन ना, उसके पहले की बात। अच्छा, उसके पहले। ओके। हाँ, तो वहां पे साइक्लोन आया था, तो उस साइक्लोन के अंदर लगभग 16,000 लोग मरे थे। अच्छा। और अभी रिसेंटली इस साल, पिछले साल साइक्लोन्स आए हैं। इनमें से एक दो साइक्लोन्स उन साइक्लोन जिसमें 16,000 मरे थे उससे बड़े साइक्लोन्स हैं। हमारा डेथ काउंट 0 है। हमारा डेथ काउंट 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास वहां पे ऊपर एक सैटेलाइट है जो हमने स्पेस में पहुंचाई है, जो हमारे को बता रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, और हम अपने लोगों को कैसे सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। नहीं, ये पर चलो, ये तो ठीक है, मौसम विभाग तो बहुत समय से यूज कर रहा है। तो बेसिकली एक सरकारी महकमे को दूसरे सरकारी महकमे ने सैटेलाइट से कुछ प्रदान कर दिया। और ये स्टार्टअप वगैरह क्यों स्पेस में इंटरेस्टेड है? स्टार्टअप वगैरह भी तो मौसम विभाग से बियॉन्ड जाती है ये चीजें। आज के दिन में ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टार्टअप कर रही हैं। अच्छा। ये केवल गवर्नमेंट नहीं, यही इसी तरह की चीजें स्टार्टअप कर रही हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, केरला में अभी फ्लड्स आए थे। हाँ, तो वहां पे स्पेस सैटेलाइट डेटा यूज करके और गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट करके हेल्प किया। केरला गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स के साथ कोलैबोरेट करके स्टार्टअप का नाम है सैटशोर। अच्छा। उन्होंने सैटेलाइट डेटा यूज किया, एनालाइज किया, और रियल टाइम डेटा और रियल टाइम एनालिसिस दे के उन्होंने लोगों को इस लेवल का, मतलब उन्होंने
एजिलिटी दिखा के चीजें करके लोगों को सिक्योर और सेफ्टी ऑपरेशंस रन करवाए, रिकॉनेसेंस जिसमें जहां पे जाके एयरफोर्स एयरलिफ्ट कर पाया लोगों को। ठीक ठीक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा कुछ एग्जांपल दो ना दिवांशु। डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा है दूसरी चीज जो आ जाती है वो है कम्युनिकेशन। अच्छा। जैसे अभी तक जो है मैक्सिमम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी होती थी। अच्छा। तो उनके अंदर ट्रांसपॉन्डर्स लगते थे, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स होती थी 2 टन 3 टन 4 टन। इनकी लाइफ स्पैन होती थी 20 23 24 साल। तो एक देश के लिए 4 या 5 या 6 ऐसे होती थी एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। तो अब ये जो है सिस्टम अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जहां पे हम क्या होता था कि क्योंकि केवल इंडिया जैसे देश के लिए केवल मान लीजिए 3 या 4 सैटेलाइट चाहिए ऐसी, तो अगर किसी एक सैटेलाइट में भी खराबी आ गई तो इंडिया की 20% कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है। ठीक। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसको ऑग्यूमेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जो है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। जैसे आज के दिन में 3 साल पुराना 4 साल पुराना मोबाइल फोन और आज का मोबाइल फोन अलग है। ऐसे ये स्पीड जो है चेंज की बहुत फास्ट हो गई है। 4G आ रहा है, ऑलरेडी हमने न्यूज सुन ली है कि 5G 6G पे काम चल रहा है कंपनियों के अंदर। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी हम ये भी चाहते हैं कि वो 24 साल पुरानी सैटेलाइट वही 24 साल पुरानी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। तो हमने उसका सोल्यूशन है कि हम छोटी सैटेलाइट बना के उसको नीचे लियो के अंदर डिप्लॉय करते हैं और एक बार में बड़ी बड़ी कॉन्स्टलेशंस बनती हैं। जैसे कंपनियों ने 4-4 हजार 10-10 हजार सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन बना। तो बेसिकली 36,000 किलोमीटर पे 4 सैटेलाइट लगा के पूरी अर्थ कवर कर लो, उसकी जगह 2,000 या 3,000 सैटेलाइट 500 किलोमीटर पे डाल दो, जो कि पूरा समय घूमते रहेंगी, लेकिन किसी ना किसी टाइम पे हर जगह कोई ना कोई सैटेलाइट होगी। हाँ, किसी ना किसी समय पे कोई ना कोई सैटेलाइट होगी। और 36,000 पे केवल 4 सैटेलाइट से नहीं होगा। अगर पूरी अर्थ की बात करें, अच्छा, पूरी अर्थ की बात करेंगे तो 24 सैटेलाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो कॉन्स्टलेशंस बनती हैं वो 36। लेकिन 4 सैटेलाइट से हमारा सब कॉन्टिनेंट कवर हो जाता है। हाँ, इंडिया की बात कर रहा था मैं। 4 सैटेलाइट से इंडिया एक को पूरा मतलब प्रॉपर कि आसपास के देश भी कवर हो गए टाइप। ठीक ठीक। लेकिन जैसे अमेरिका जैसा देश जो पूरे दुनिया पे नजर रखता है, उन्होंने शायद 24 लगा के रखी होंगी। उन्होंने तो 36 से भी ज्यादा लगाई हुई है। ठीक है। और तीसरा चीज इमेजरी भी है ना। तीसरा चीज है इमेजरी। तो ये इमेजरी जो है इसकी ये भी एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी से हम छोटी सैटेलाइट पे मूव कर रहे हैं। और क्योंकि वो 4,000 सैटेलाइट हो गई तो आपकी 1 सैटेलाइट या 2 सैटेलाइट या 4 सैटेलाइट खराब हो भी गई तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और वहां पे 3,000 हैं या फिर जितनी भी हैं। तो एक ये बेनिफिट हो रहा है। और इसके अलावा ये जो छोटी सैटेलाइट्स होती हैं इनका कम लाइफ स्पैन होता है, तो ये हर 3-4 साल में वापस डीऑर्बिट कर ली जाएंगी, जल जाएंगी एटमॉस्फेयर के अंदर और अपडेटेड टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये एक वो वाली एजिलिटी भी हमें प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गया कम्युनिकेशन का। अब इमेजरी के साथ क्या होना शुरू हुआ कि पहले हम लोग बड़ी सैटेलाइट, छोटी सैटेलाइट, अलग अलग तरह की कई तरह की सैटेलाइट्स बनाते थे जो हम लॉन्च करते थे, बट वो भी इन जनरल जो है 800 किलो एंड अबव की रेंज की होती थी। मियो या फिर जियो के अंदर ही होती थी, छोटी ऐसे सैटेलाइट्स नहीं होती थी। तो और ये अब जैसे एक सैटेलाइट है तो मान लीजिए आपको दिल्ली के ऊपर की इमेज चाहिए, तो आपको उस सेम सैटेलाइट से अगर दिल्ली के ऊपर की इमेज चाहिए तो आपको 5 या 6 दिन में या उससे भी और ज्यादा टाइम में मिलती थी। इसके अलावा इस सैटेलाइट जो इमेज खींच रही है उसका रेजोल्यूशन भी काफी लिमिटेड होता था। तो जैसे अगर 10 साल पहले की बात करें तो ये सब 5 मीटर तक भी नहीं पहुंची थी। 5 साल पहले की बात करें तो सब मीटर था। आज के दिन में 25 सेंटीमीटर एंड बिलो की रेंज रेजोल्यूशन जो है वो अब जो है इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे जैसे ये सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, ये वाली सैटेलाइट्स भी जो हैं बनती जा रही हैं, छोटी सैटेलाइट्स विद न्यूअर कैमराज, न्यूअर कैपेबिलिटीज, बेटर रेजोल्यूशन। बोल सकते हैं जो हमारे गूगल मैप्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी बेसिकली। हाँ, गूगल मैप्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन उससे कई सारे और एप्लीकेशंस बनते हैं। जैसे कि आप अपनी शिप्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा। तो आपको वहां पे नेवल पावर होने की जरूरत नहीं। आज के दिन में नेवल पावर का सबसे बड़ा काम क्या है कि वो शिप्स को सेफ रखती है। अगर समुद्र में कोई पुलिस ना हो तो कौन शिप पे कोई पायरेट अटैक करके कुछ भी ले लेता है, तो पायरेसी को रोकने के लिए जो समुद्र की पुलिस है वो नेवल फोर्स है। तो वो आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आप नेवल फोर्स समुद्र में रखने के बजाय स्पेस में रखोगे अगर, तो सैटेलाइट नजर रख सकती है पूरे समुद्र पे। फिर कुछ गड़बड़ हुई तो हवाई जहाज भेज दो उस जगह पे। हाँ, एग्जैक्टली।
एंड वो गड़बड़ को प्रेडिक्ट करना आसान है, क्योंकि आप गड़बड़ करने वाली भी जो दूसरी शिप है उसको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उसको पहले ही आप देख लोगे, उसको पहले ही देख लोगे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये आ रही है और कुछ कर सकते हैं, तो वो आप बहुत प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हो, प्रिडिक्टिव हो जाता है। इसमें प्रणय, मैंने रिसेंटली एक स्टार्टअप देखी थी, क्या कहते हैं, हमारे इन्वेस्टर, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि सैटेलाइट से मीथेन लीक्स डिटेक्ट करते हैं। हाँ, तो मीथेन लीक एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मीथेन लीक होती है। अब आप हर जगह मीथेन लीक का सेंसर लगाओ, ये करो वो करो, उसकी जगह आसमान में आप सैटेलाइट से वो जो है छोटा लीक जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ओह, ये कैसे पता नहीं, पर इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने खुद से नया सेंसर डेवलप किया है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करता है। तो बेसिकली जो सूरज की रेज आकर के जो टकराती है मीथेन के मॉलिक्यूल से, और उससे जो टकराने के बाद जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो उसको एनालाइज करता है। ठीक है। तो उससे उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मीथेन लीक हो। तो अब ये मीथेन एक पदार्थ है, आप बहुत सारे पदार्थ जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू। हाँ, तो इसका कई सारे फायदे हैं। इसकी एप्लीकेशंस ऑयल इंडस्ट्री में, शिपिंग में, एग्रीकल्चर में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरह की कई सारी और एप्लीकेशंस डेवलप की जा रही हैं, और जैसे जैसे हमारी डेटा की क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी और ये सब चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, तो वैसे वैसे ये डेटा सस्ता होता जाएगा, इसको एनालाइज करना सस्ता होता जाएगा, तो इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। मेरा ये मानना है कि आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो जैसे कि एक प्ले स्टोर है, वो हमारे को मोबाइल की एप्लीकेशंस बताता है और हम जो चाहिए हम खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वैसे ही एक सैटेलाइट एप्लीकेशंस का प्ले स्टोर बन जाया करेगा, जो कंपनीज और लोग जिसमें से एप्लीकेशन खरीद सकेंगे सीधा कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए सैटेलाइट से, तो वो चीज आप सीधा आपकी बनी बनाई प्ले स्टोर की ऐप की तरह होंगी, आप खरीदिए एंड आप यूज करिए। और ये एक ऐसा डायरेक्शन है जिसके अंदर सैटेलाइट एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ मूव कर रही है। तो अभी अब मॉडल रॉकेटरी पे आ जाते हैं दिव्यांशु। तो आपने बताया पहले कि जैसे यूएस में 1970 से चल रहा है, तो उसके बारे में ही थोड़ा और बताइए। यूएस के अलावा और कौन कौन से देश ये मॉडल रॉकेटरी कर रहे हैं और क्या क्या कैपेबिलिटीज हुई है वहां पर? कई सारे देश हैं जो करते हैं। कनाडा है, यूके है, कई सारे यूरोपियन देश हैं जो और करते हैं, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। और जो कैपेबिलिटीज की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम यूएस ही है। उसका कारण यह है कि उन्होंने इस चीज को बहुत अर्ली स्टेजेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके डेवलप किया है और उसको यूज किया है सही तरीके से अपनी स्पेस इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए, जो कि बाकी देश शायद इतना नहीं कर रहे। तो वहां पे अगर हम देखा जाए तो कई तरह की कैपेबिलिटीज हैं। आपके आज के दिन में आप यूएस में 1500 से 2000 से ज्यादा अलग अलग तरह के डिजाइन खरीद सकते हैं मॉडल रॉकेट्स के, जिनका प्राइस जो है बिलो $50 है। अच्छा। तो इसके अलावा ऑलमोस्ट आपको कोई भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा वहां पे, चाहे किसी भी लेवल पे वो स्कूल हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, रेजिडेंशियल हो, डे हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वहां जहां पे मॉडल रॉकेटरी नहीं होती। ऑलमोस्ट हर एक स्कूल वहां का इस मॉडल रॉकेटरी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, और ये सेम चीज ट्रांसलेट होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड एमेच्योर रॉकेटरी के लिए। तो हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वहां पे एरोस्पेस हो चाहे ना हो, अगर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, जो कि काफी कॉमन स्ट्रीम्स हैं, तो इनके रिलेटेड स्ट्रीम्स है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉडल और एमेच्योर रॉकेटरी होती ही होती है। और इससे काफी प्रोत्साहन मिलता होगा बच्चों को भी देखकर कि कैसे होता है ये। बेसिकली हम लोग जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बोला था कि कैसे स्पेस का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है कि कैसे इंस्पायर करता है वो लोगों को दूर की सोचने के लिए, और ये मॉडल रॉकेटरी एक जरिया है वहां तक पहुंचने का भी। हाँ, ये तो है ही है। और रॉकेट से तो सबको फैसिनेशन है ना प्रणय। देखो, जितने भी चाहे न्यू ईयर हो, शादी वादी हो या फिर दिवाली हो, सबसे फेवरेट पटाखा तो रॉकेट ही होता है। हाँ, ये बात सही है, रॉकेट से फैसिनेशन है, इसीलिए वो पटाखा सबसे फेवरेट जो है वो रॉकेट है। और उस रॉकेट को रियलिटी करना शुरू करेंगे तो उससे जो फैसिनेशन है और उसको इंक्रीमेंट मिलता है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है छुपी हुई, जो थोड़ा सा जो भी कोई इंटरेस्टेड हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर जन है ऐसा जिसको रॉकेट ही उड़ाना होगा पूरी जिंदगी, बट ऑलमोस्ट हर बच्चे को अगर मौका मिले तो आपको हर क्लास में, हर स्कूल में कम से कम 2-3 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनको बहुत जेन्युइन डीप इंटरेस्ट होता है, और अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत कुछ करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो मौका अगर मिलना शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे
चीजों में ट्रांसलेट होता है, ये हमें यूएस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। आज के दिन में स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की बेस्ट और सबसे बड़ी सारी कंपनियां यूएस में हैं। आज के दिन में वहां पे एमेच्योर रॉकेटरी से 500 से ज्यादा अलग अलग स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट ऑफ हुई थी एक्सपेरिमेंट की तरह, क्या कहते हैं, ऑन अ मॉडल और एमेच्योर रॉकेट। एक स्टार्टअप जिसका नाम आज आप एक बार ले चुके हैं, जिसका नाम है प्लैनेट लैब्स। प्लैनेट लैब्स भी जो है स्टार्टेड ऑफ, शुरुआत में वो 3 जो को-फाउंडर्स थे उन्होंने अपना मोबाइल फोन एमेच्योर रॉकेट में डाला था। अरे वाह। और उस मोबाइल फोन से उन्होंने फोटोज ली थी। और इस चीज के बेसिस पे उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था कि अगर हम मोबाइल फोन से ये वाली इस तरह की फोटोज ले सकते हैं तो हम सैटेलाइट में ही इस तरह का कैमरा लगा के इस तरह की फोटोज क्यों नहीं ले सकते। तो एक तरह से मॉडल रॉकेट जैसा कंप्यूटर की दुनिया का आर्डिनो हो गया। हाँ, एकदम एग्जैक्टली। रादर आप आर्डिनो से जो चीज करना चाहते हैं, मतलब अगर आप डेटा एनालिसिस, कैप्चर और अलग अलग सेंसर्स को यूज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मॉडल रॉकेट में एक्चुअली आर्डिनो ही डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और तो ये भी एक रीजन है। मैं ये चीज भी पूछना चाहता था, पहले रॉकेट जो है वो देश वेश या फिर अब आपने वर्जिन अटलांटिक, स्पेसएक्स ये सब बिलियनर लोगों की कंपनी है, तो ये अब ये स्टार्टअप वार्टअप का जमाना क्यों आ गया है? रॉकेट में क्या बदल गया है दुनिया में कि अब स्टार्टअप लोग रॉकेट बना सकते? तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, इतना सारा जो क्या कहते हैं और वैल्यू है जो लोगों के लिए, कंपनीज के लिए क्रिएट हो रही है। आज के दिन में जो एक फार्मर है, अगर उसको कोई बता सके कि भाई तुम्हारी फसल के अंदर फास्फोरस का जो फर्टिलाइजर तुम डाल रहे हो वो ज्यादा हो गया है, अगले 3 हफ्ते 4 हफ्ते मत डालो, खराब होगी, और इसको साइंटिफिक डेटा से बता सके। ये नहीं है कि किसी ने आके बोल दिया कि खाद डालना बंद कर या फिर कोई फार्मर बोले कि मैं क्लाउड सीडिंग खुद ही कर लेता हूँ, सरकार का क्या वेट करना है। तो इस तरह की जो चीजें, हाँ, तो अब यूएस में तो करते ही हैं क्लाउड सीडिंग लोग। बिल्कुल। हाँ, तो जो है इस तरह की जो चीजें हैं, वो जब एप्लीकेशन लोगों को इम्पैक्ट करने लगती है तो लोग उसके लिए वैल्यू जो है उसके कारण लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उसमें और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और ये जो स्टार्टअप्स हैं ये वो फायदा देने का जरिया है, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो देश के पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इन सब चीजों के बारे में सोचती हैं। वो ये सोचती हैं कि देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश के पास चीजें करने की कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो। लेकिन जो जनरल डे टू डे बिजनेस है, जिसमें लोगों के लिए रियल टाइम वैल्यू क्रिएट हो रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट्स ना एंटिसिपेट करने के लिए, ना उनके लिए रियल टाइम रिएक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस चीजों का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्टअप का है, वो बिजनेस का है। तो इसीलिए अब जो है जैसे जैसे वो चीजें डेवलप हो रही हैं तो स्टार्टअप एंटर कर रही हैं, और ये आपको थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम दिखेगा। रॉकेट बनाने से लेके सैटेलाइट या फिर लॉन्च व्हीकल्स बनाना या कोई भी और एप्लीकेशन बनाना, उसके अराउंड, उसके बाद डाउनस्ट्रीम, वो एक बार सैटेलाइट पहुंच गई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, तो उसके रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाना, डेटा उसका यूज करना, ताकि हम उससे लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचा सकें। इन सभी स्पेक्ट्रम्स के अंदर आपको इन स्टार्टअप्स की एंट्री दिखेगी, इसीलिए क्योंकि अब लोग डायरेक्टली जो है अपने लिए खुद वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इस इकोसिस्टम को यूज करके। जो कैपेसिटीज जिन देशों ने बिल्ड की है उन कैपेसिटीज को यूटिलाइज करके, बेस्ट, इट इज ऑब्वियसली सच ग्रोथ इज ऑलवेज ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। तो बहुत बढ़िया देश है, वो जायंट्स हैं, तो बट नाउ इट इज टाइम फॉर दीज यंग स्टार्टअप्स टू स्टैंड ऑन दीज शोल्डर्स एंड डू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो उसी से जुड़ा सवाल है दिव्यांशु, सरकार से आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकार को 2-3 चीजें भारत में, जिससे कि इन सब स्टार्टअप्स और इन आइडियाज को बढ़ावा मिले? तो भारत जो है ना वो बहुत अमेजिंग पोजीशन में है अभी आज के दिन में, क्योंकि ये दुनिया के एक गिने चुने लीडर्स में से है जो जिसके पास बहुत सारी इंटरनल कैपेसिटी है, बहुत सारी कैपेबिलिटी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज, ट्रेन किया जाए तो बहुत सारी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, और फैसिनेशन एंड ड्रीमिंग तो है ही है। तो अगर इन सब चीजों को बढ़ावा मिले तो इंडिया, जो अभी हम बोलते हैं कि गिने चुने देशों में से एक लीडर है, वो एक्चुअल लीडर बन सकता है स्पेस इंडस्ट्री का। लेकिन इन सब चीजों के लिए हमारी को थोड़ा सा एक प्रॉपर, हमारा जो स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ था उसका एक विजन था जो विक्रम साराभाई ने बोला था, विच वाज टू बी सेकंड टू नन इन द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन काइंड।
तो हमारा सिविलियन पहला काम था कि सबसे पहले हम अपने लोगों को फायदा पहुंचाएं स्पेस प्रोग्राम से, गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम से। अब ये जो विजन है हम काफी हद तक पूरा कर चुके हैं, हमारे को इस विजन से आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और जब हम इस विजन से आगे बढ़ेंगे तो हमारे को एक ऐसा विजन क्रिएट करने की जरूरत है जिसके अंदर हम ये सोचें कि जैसे हमारी आज के दिन में टेलीफोनी इंडस्ट्री है, जैसे हमारी आईटी इंडस्ट्री है, इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आईटी इंडस्ट्री, जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, तो ये आज के दिन में टाटा जो है वो ग्लोबली मार्केट करते हैं अपने आप को, अशोक लेलैंड मार्केट्स इटसेल्फ ग्लोबली, बजाज भी। तो ये उस तरीके की अगर हमारे को स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बनानी है और एक विजन लेके चलनी है तो हमारे को एज अ गवर्नमेंट 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो इसरो को ये विक्रम साराभाई की विजन शेड ऑफ करके ये नया विजन के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा गवर्नमेंट को एक सेपरेट रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। जैसे इसरो जो है ना वो बीएसएनएल है। अब जब तक टीआरएआई नहीं एग्जिस्ट करता और अगर टीआरएआई बीएसएनएल के अंदर ही होता तो आज के दिन में इंडिया में वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल कुछ भी नहीं होता, केवल बीएसएनएल होता। क्योंकि टीआरएआई है वो मेक श्योर करता है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट रहे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और ग्रोथ हो। तो वो चीज मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट रेगुलेटर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो स्पेस इंडस्ट्री को इंडिया में रेगुलेट कर सके, प्राइवेट कंपनीज को बता सके तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, उसके लिए लाइसेंसेस इशू कर सके। उनके लिए अभी आज के दिन में प्राइवेट कंपनीज को 25 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है जिनको स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उनको वो ये डिपार्टमेंट्स आपस में बात भी नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो आज के दिन में ये एक मेज की तरह है, इस मेज को क्लियर कर सके जो ये एक डिपार्टमेंट का ये काम हो। तो ये एक फॉर्म करना, एक सेपरेट रेगुलेटरी एजेंसी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की काफी हद तक प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड अगर मेरे हिसाब से एक सेपरेट रेगुलेटरी एजेंसी, ऑटोनोमस बॉडी प्रोवाइड की जाती है तो वी विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल। और इसके बारे में हम लोगों ने एक्चुअली बात भी की थी 42nd एपिसोड में, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या रिफॉर्म हो सकता है, और हमने एग्जैक्टली इसरो का यही एग्जांपल लिया था और डिस्कस किया था कि कैसे एक ही एजेंसी काफी काम कर रही है, रेगुलेटरी, पॉलिसी, कंप्लायंस और सर्विस, तो उसको स्प्लिट करने की जरूरत है। और सर्विसेज सेक्टर में तो काफी स्टार्टअप्स भी हैं जो ये प्रोवाइड कर सकती हैं, आप जैसे हम लोगों ने डिस्कस। उसके अलावा इसरो जो है काफी हद तक एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो शुड लुक एट द ब्रॉडर रिसर्च प्रॉब्लम्स, शुड डू रिसर्च ओरिएंटेड स्टफ, हमारी कैपेबिलिटीज को आगे पुश करना, कटिंग एज पे बिल्कुल दूर की सोचना है, मार्स तक पहुंचना है, मार्स से रिसोर्सेज लाना पड़ता है, अरे चांद पे अपनी कॉलोनी बनानी है, वो काम इसरो का होना चाहिए। और बाकी जो ये हमारी जनरल कैपेबिलिटीज हैं जो आज के दिन में प्राइवेट कंपनीज करने की और प्रोवाइड करने की, ना केवल कैपेबिलिटी बट एक्चुअली वांट है, लोग चाहते हैं कि हम करें, लोग उसके लिए तैयार हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम करेंगे, एंड लोगों ने कैपेबिलिटीज शोकेस की हुई हैं। तो हमारे को वो चीजें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी, ताकि ये चीजें ग्रो हो। और एट द सेम टाइम इसरो को आगे की सोचनी चाहिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक हिस्ट्री का मामला है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, पर वैसे रॉकेट का भारत में युद्ध में इस्तेमाल तो काफी पहले से हो रहा है ना, जैसे मराठा और टीपू सुल्तान के रॉकेट्स तो फेमस है ही, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। पर सौरभ, आपको पता है ना, वो जो रॉकेट्स तब इस्तेमाल किए जाते थे, उनका एम ये नहीं था कि वो रॉकेट जाके दूसरी सेना पर गिरे, बस वो रॉकेट जाके फूट जाएगा तो उसकी वजह से केओस हो जाएगा, वही फंक्शन था, बस उथल पुथल मचाने के लिए। क्योंकि उस जमाने में वो अगर आप घोड़े और हाथी वाथी बिदक जाएंगे आपके। हाँ, तो वही फंक्शन था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी रॉकेट से रिलेटेड। और मैंने सुना ही है, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है कि ये सच है कि वो जो ओरिजिनल टीपू सुल्तान के रॉकेट का डिजाइन है वो नासा के ऑफिस में भी एक पोस्टर में लगा के रखते हैं वो लोग। ये थोड़ा व्हाट्सएप वाला ही लग रहा है, ये व्हाट्सएप वाला लग रहा है। दिव्यांशु, तुमको क्या लगता है? मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, पर ठीक है दिव्यांशु, बहुत बहुत मजा आया इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते हुए। और सौरभ, हमारा एक एम था जब हम लोगों ने शुरुआत की थी कि पुलियाबाजी पे रॉकेट साइंस जैसे विषय को डिस्कस करना चाहिए। आज तो हम लोगों ने साक्षात रॉकेट साइंस को ही डिस्कस कर लिया। हाँ, ये तो हम क्या कहते हैं, 4 स्टार ले लेते हैं आज, 5 हम छोड़ देंगे जब हम अपना सैटेलाइट भेजेंगे। बिल्कुल, तो उसी का इंतजार रहेगा कि सौरभ कब 4 लाख देंगे और हम लोग एक कैमरा भेजेंगे पुलियाबाजी की तरफ से। बिल्कुल। प्रणव, मेरा एक आखिरी मैसेज है सारे लिसनर्स के लिए। सो
मैं एंड में थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। रॉकेटियर्स, जो कि मॉडल रॉकेट्स बनाती है, जिसके बारे में आपने सुन ही लिया। आप अपना खुद का मॉडल रॉकेट खरीद कर, खुद बनाकर, खुद उड़ा सकते हैं, एंड इट विल कॉस्ट जस्ट 2300 रुपीज, केवल 2300 रुपए में। एंड इसके साथ में आपको लॉन्चर और इग्निशन सिस्टम मिलता है। तो अगर आप फ्यूचर में फिर से रॉकेट बनाना उड़ाना चाहेंगे तो आपका खर्चा कम होगा, आपको फिर से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जरूर आइएगा, हमारी वेबसाइट देखिए। और इसके अलावा हम कई सारे ब्लॉग्स लिखते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जो रॉकेट साइंस के, रॉकेट्स के बारे में कहाँ, कैसे, क्यों, क्या हो रहा है, डेटा देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, हमारे ब्लॉग पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, जिनका दोनों का नाम रॉकेटियर्स इंडिया है। शुक्रिया दिव्यांशु, और हम लोग ये लिंक शेयर करेंगे हमारे शो नोट्स में, और लिसनर्स को जरूर चेक कीजिए ये वेबसाइट और अपना खुद का रॉकेट जरूर छोड़िए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Do you wish you were smarter? Well, so do we. But the next best thing? We could make you sound smarter. And to help you with this endeavor, we are Simplified, a podcast that attempts to break down the complex world around you with a little knowledge, a lot of poor jokes, and a ton of random trivia. Episodes out every Monday. On the IVM podcast app or wherever you get your podcasts. See ya! Hi, I'm Satyajit. Hi, I'm Racheta. We are from the Open Library Project and we host a podcast called Paperback. Paperback is a podcast where we engage with stalwarts and experts from various industries, suggesting non-fiction titles that contributed to their journey in a big way. We've had guests like Anjali Raina, Dr. Marcus Rani, Dr. Swati Lodha, Ambi Parmeswaran, Apurva Damani, and many more on our show Paperback. Find new episodes every Wednesday on IVM Podcast app, website, or wherever you listen to podcasts.